अभी बॉम्बे में बरसात बंद हो गई क्या? यस सर। बंद नहीं हुई है लेकिन कम है। बॉम्बे के हिसाब से कम है। नहीं मतलब वो तो जो पहले होनी थी वो तो हो गई होगी ना, अब तो नॉर्मल जैसी होती रहती है जनरली वहां पे। यस सर। इस बार राजस्थान में अब बहुत ज्यादा बरसात हो रही है कंपैरेटिवली। यस सर। तो चलो अपन पढ़ना चालू करें। कल अपन लोग डेवलप इसमें इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के बारे में पढ़ना चालू कर दिया था कल ना अपन ने। ये हम यस। लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भाई क्या होती है इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। ठीक है। और अब इसमें एक इन्होंने कॉस्ट का यहाँ पर लिया है कि भाई ये पर्टिकुलरली कॉस्ट जो है इसको अगर आपको ऑडिट करना है तो वो कैसे होंगे, प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म किए जाएंगे। तो सोर्स ऑफ एविडेंस आपके लिए जो अवेलेबल है वो ये है कि भाई पहली बात तो जो भी ब्रेकडाउन है वो अपने आप में सोर्स है एक्सपेंडिचर का। फिर परचेज किए गए इनवॉइसेस, बैंक स्टेटमेंट्स, कैश बुक, टाइम शीट्स, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग क्या है, प्रोजेक्ट के टेस्ट और ट्रायल रिजल्ट्स हो गए, कैश फ्लो के फोरकास्ट हैं, लाइसेंस एग्रीमेंट्स हैं, थर्ड पार्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट है, अमोर्टाइजेशन पॉलिसी एंड रेट्स। अब जो कंपनी खुद की अमोर्टाइजेशन पॉलिसी का अमोर्टाइजेशन मतलब समझते हो क्या होता है? यस सर, लाइक डेप्रिसिएशन की तरह ही होता है पर इंटैंजिबल हाँ एसेट्स पे। बस ठीक है, बस उतना ही। हम इंटेंजिबल एसेट्स के डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो उसकी पॉलिसी आपकी क्या है? ठीक है। तो अब मेन जो चीज है ये वो ये देखने वाली कि क्या डेवलपमेंट कॉस्ट को आपके क्लाइंट ने कैपिटलाइज किया है या नहीं किया है। ठीक है। लेकिन किसी भी कॉस्ट को आप यहाँ पे नॉन करंट एसेट या उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर तब करेंगे जब ISA 38 जो है वो उसका क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है ना। FR तुमने तो पढ़ ही लिया है यहाँ पे ना। यस सर। तो ये आपके FR के अंदर ये IAS आ गया होगा, है ना। यस सर। तो आप किसी भी कॉस्ट को यहाँ पे कैपिटलाइज, अगर वो डेवलपमेंट कॉस्ट है और आप उसको कैपिटलाइज करना चाह रहे हो, सो इट विल ओनली बी मेड व्हेन द क्राइटेरिया एज मेंशन्ड इन ISA 38 which speaks about the intangible assets. When this IT criteria is satisfied, it will be called as intangible asset. The audit procedure suggested below. अब ये किया है नहीं किया तो ये सर्टेन कुछ आपको प्रोसीजर्स परफॉर्म करके देखने हैं। व्हाट आर दोस प्रोसीजर? सबसे पहला प्रोसीजर है ब्रेकडाउन। मांगिए अपने क्लाइंट से कि भी ये मेरे को ब्रेकडाउन दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है आपने यहाँ पे डेवलपमेंट कॉस्ट कहाँ मिलेगा ये आपको, कौन से हेड में मिलेगा ये आपको? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपका एक हेड होगा इंटेंजिबल एसेट्स के नाम से। ठीक है। उस हेड में आपको ये डेवलपमेंट कॉस्ट दिख रही है। ठीक है। एक अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि भाई इस अमाउंट पे रीच कैसे हुए। तो पहला जो प्रोसीजर आप परफॉर्म करेंगे वो प्रोसीजर ये होगा कि आप ब्रेकडाउन देखिए जा करके कि भाई क्या ब्रेकडाउन है इसका। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। यहाँ पे ब्रेकडाउन में होगा कि भाई जैसे अब ब्रेकडाउन में होगा क्या, कॉस्ट वन होगी, कॉस्ट टू होगी, कॉस्ट थ्री होगी, जो भी अलग अलग कॉस्ट उन्होंने दी, और तीनों का एडिशन होगा। ठीक है। जो अमाउंट यहाँ आया है वही अमाउंट यहाँ आएगा। दोनों अमाउंट सेम होने चाहिए, यस और नो? यस सर। ये दोनों अमाउंट तो आप ब्रेकडाउन मांगिए। ब्रेकडाउन में क्या चेक कीजिए? इन्होंने बोला कि आप इसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कीजिए, क्योंकि इसका जो टोटल है वही टोटल आपका यहां पर भी होना चाहिए। ठीक है भाई, आ गया समझ में? तो ये जो प्रोसीजर आपने परफॉर्म किया बेटा, इस प्रोसीजर से किस चीज का एविडेंस मिला? सर हमको आप इसमें डेवलपमेंट कॉस्ट की वैल्यूएशन सही है नहीं है उस चीज का एविडेंस मिला है। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। सिमरन समझ में आया? वैदिक समझ में आया, यस और नो? यस सर। ठीक है। फॉर अ सैंपल ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड अ ब्रेकडाउन, एग्री द अमाउंट टू इनवॉइसेस और टाइम शीट्स। अब आ जाओ यहाँ पर।
जैसे अब इसमें क्या है कि हो सकता है कि भाई बहुत, ये तो से फॉर एग्जांपल ये मेरे सैंपल हैं तीनों, है ना। कॉस्ट तो बहुत सारी, एक्सपेंसेस तो बहुत सारे होंगे आपके, तो सारे एक्सपेंसेस तो हम नहीं कर सकते चेक। तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर सैंपल ले लीजिए। ये मेरा सैंपल है, ये फर्स्ट प्रोसीजर समझ में आ गया ना। अब सेकंड प्रोसीजर की तरफ आया, तो ये मेरा सैंपल है। तो ये जो कॉस्ट मैंने इनकर करी है, ऑफ कोर्स सी बात है, इसका इनवॉइस होगा। यस और नो? यस। ठीक है। तो यहां तक आपने अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए एक प्रोसीजर। अब जो सैंपल ऑफ एक्सपेंसेस आप यहाँ पे देख रहे हो या कॉस्ट आप देख रहे हो, फिर इसका इनवॉइस चेक कीजिए। ठीक है। क्यों? ठीक है। कॉस्ट इंक्लूड एक एग्री द अमाउंट और इनवॉइस और द टाइम शीट्स, तो इनवॉइस और टाइम शीट्स के बेसिस पे आप देखिए। तो उससे ये पता चलेगा, हाँ भाई, क्योंकि यही अमाउंट इनवॉइस में भी तो होना चाहिए ना। यहां पर अगर ये इनवॉइस है और यहां अगर ये इनवॉइस है और दोनों सेम है, तो इसका मतलब आपने सही वैल्यू अपने डेवलपमेंट कॉस्ट में इंक्लूड करी है। तो इससे भी जिस चीज का आपको यहाँ पे एविडेंस मिल रहा है, वो वैल्यूएशन का एविडेंस मिल रहा है। अच्छा, ये सिर्फ वैल्यूएशन का एविडेंस ही मिलेगा, ये आपको इस चीज का भी एविडेंस मिलेगा कि हाँ भाई इस तरीके का कोई खर्चा किया गया है एक्चुअली में। यस और नो? यस सर। है ना, इस चीज का वाकई कोई किसी तरह का कोई एक्सपेंडिचर किया गया। इंस्पेक्ट बोर्ड मिनट्स फॉर एनी डिसीजन रिलेटिंग टू द इंटेंडेड सेल और यूज ऑफ द एसेट। ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे, क्योंकि अब देखो, किसी चीज को डेवलप करने में कोई कॉस्ट लगे, डेवलपमेंट क्या किया होगा? ऑफ कोर्स सी बात है, कोई इंटेंजिबल कुछ ना कुछ एसेट या कुछ ना कुछ आपने यहाँ पे डेवलप किया है। यस और नो? डेवलपमेंट कॉस्ट का मतलब क्या है? कि कोई डेवलपमेंट हम लोगों ने किया, कोई चीज हम लोगों ने यहाँ पे बनाई है ना। यस। ठीक है। अब क्योंकि क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि भाई इसका एग्जिस्टेंस क्या होगा। ठीक है। तो क्या होता है कि हमारे जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो आपको आंखों से दिखेगा थोड़ी ना। आप उसको टच थोड़ी ना कर सकते हो, आप उसको फील थोड़ी ना कर सकते हो। ये सब चीजें नहीं हो सकती इंटेंजिबल एसेट्स के साथ। यस और नो? यस। तो इंटेंजिबल एसेट की एग्जिस्टेंस कंफर्म करना एक अपने आप में चैलेंजिंग काम है। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है सर? इसके लिए प्रोसीजर है एक, कि भाई बोर्ड मिनट्स का इंस्पेक्शन किया जाए। ना, व्हाट इज बोर्ड मिनट्स? समझते हैं आप लोग बोर्ड मिनट्स किसको कहते हैं? यस सर। क्या होता है? सिमरन वैदिक कोई बताएगा मुझे क्या होता है बोर्ड मिनट्स का मतलब? बोर्ड मीटिंग की बेसिकली समरी होती है कि क्या डिस्कस हुआ और क्या डिसाइड हुआ। कंपनी हाँ। सेक्रेटरी यूजुअली बनाता है। ठीक है भाई, सिमरन वैदिक, हाँ या ना? यस सर। सो इट इज बेसिक अ समरी ऑफ द बोर्ड मीटिंग। तो क्या होगा, बोर्ड मीटिंग जब चल रही थी, तो जब सब बोर्ड मेंबर्स बैठे थे, तो क्या आप उनके बोर्ड मेंबर्स को, आप जब डिस्कशन हुआ और मीटिंग में जो भी सेक्रेटरी बैठा था उसने जो यहाँ पर मिनट्स बनाए, तो आप उन मिनट्स को निकालिए और उनका इंस्पेक्शन कीजिए। क्योंकि अगर इस तरीके का कोई एसेट है, तो कभी ना कभी उस चीज के बारे में डिस्कशन किया हो गया, माइट बी इंटेंडेड सेल, क्या उसको वो बेचना चाहते हैं या उस एसेट का क्या वो लोग यूज में लेंगे। इस तरीके की किसी डिस्कशन को आपको फाइंड आउट करना चाहिए। तो आप इंस्पेक्ट करेंगे बोर्ड मिनट्स इस तरह के एसेट के इंटेंडेड सेल या उसके एसेट के यूज में लेने के लिए, सो दैट इट मे गिव यू दी सर्टेन एविडेंसेस अबाउट दी एग्जिस्टेंस। ठीक है। अकेला ये प्रोसीजर सफिशिएंट प्रोसीजर नहीं है, खाली बोर्ड मेट्स देख लिया, इट इज नॉट अ सफिशिएंट प्रोसीजर ना। इससे कोई बहुत, जो आपको एविडेंस मिला है वो बहुत अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है आपके लिए। ठीक है, कमजोर एविडेंसेस। तो देखो देखो, नंबर ऑफ आपके पास अगर एविडेंसेस कमजोर है ना, तो आपको नंबर ऑफ एविडेंसेस ज्यादा लेने पड़ेंगे। ठीक है भाई। यस सर। ये चीज हमने ऊपर भी पढ़ी कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो ये चीज हम लोग ध्यान में रखते हैं। सफिशिएंट, कोई भी चीज के लिए आप एविडेंस लेंगे तो एविडेंस सफिशिएंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जितना अप्रोप्रिएट एविडेंस होगा उतनी सफिशिएंट एविडेंसेस की जरूरत कम पड़ेगी। सफिशिएंट जो है वो हमारा नंबर से जुड़ा हुआ है ना। एक एविडेंस चाहिए, दो चाहिए, थी। अप्रोप्रिएटनेस है वो क्वालिटी से जुड़ी हुई है। तो क्योंकि ये इतना अच्छा कोई क्वालिटी का एविडेंस मुझे नहीं लगा कि हाँ भाई बोर्ड मीटिंग्स का आपने इंस्पेक्शन कर लिया, उसमें कभी कोई बात हुई थी, तो ठीक है, इट इट मे गिव यू अ सर्टेन एविडेंसेस, लेकिन इससे पूरी तरीके से मैं एग्जिस्टेंस के बारे में कोई राय अपनी नहीं बना सकता कि हाँ भाई इस तरीके का कोई एसेट एग्जिस्ट करता है। तो आप एक काम कीजिए, एक प्रोसीजर और परफॉर्म करिए।
डिस्कस डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट विद द प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजमेंट टू इवेल्युएट कंप्लायंस ऑफ IAS 38। ये देखिए कि भाई इसके कि भाई इस तरीके को एसेट एग्जिट कर, तो प्रोजेक्ट मैनेजर से डिस्कशन कीजिए कि हाँ भाई क्या था वो प्रोजेक्ट, ठीक है, क्या आप लोगों ने काम किया, कैसे, क्या खर्चा हुआ, ये सब बातों से पूछिए। और ये देखिए कि क्या IAS 38 के क्राइटेरिया की कंप्लाइंस करी गई है या नहीं करी गई है, क्योंकि इसके बिना आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता। इसके बिना हम लोग किसी भी इंटेंजिबल एसेट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। तो IAS 38 का क्राइटेरिया मैट हुआ या नहीं हुआ ये देखना पड़ेगा। इससे भी आपको एग्जिस्टेंस के बारे में यहाँ पे एविडेंस मिलेंगे। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। तो आपने बोर्ड मिनट्स का इंस्पेक्शन कर लिया, आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया। किसके साथ डिस्कशन कर लिया? सब प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ डिस्कशन कर लिया। ये और ये उससे पूछा कि भाई आप IAS 38 का क्राइटेरिया मैट हो रहा है नहीं हो रहा, आपने ऐसे कैसे इसको आइडेंटिफाई किया, बिना मैट करे तो आप नहीं कर सकते थे। तो देखिए कि भाई वो IAS 38 का क्राइटेरिया मैट नहीं हुआ। सिमिलरली एग्जिस्टेंस के लिए आपको प्रोजेक्ट प्लान्स भी इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, दूसरे डॉक्यूमेंट्स टू इवेल्युएट कंप्लाइंस। ठीक है, तो IAS 38 का क्राइटेरिया मैट हो रहा है नहीं हो रहा, उसके लिए दूसरे जो भी कागज आपके पास अवेलेबल है उनको भी इंस्पेक्ट कीजिए, प्रोजेक्ट प्लान्स का इंस्पेक्शन कीजिए। इसके अलावा बजट्स इंस्पेक्ट करने टू कंफर्म द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, है ना। भाई देखिए कि क्या वाकई इनके पास इतना पैसा था, इन्होंने उस चीज का बजट बनाया था कि इस इंटेंजिबल एसेट को डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, इतना पैसा इन लोगों ने बजट में बनाया होगा तभी तो खर्च किया होगा ना। ये तो कह रहे हैं कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, तो खर्च किया था तो दे माइट बी सम बजटिंग करी होगी इन लोगों ने कि अच्छा हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर इतना पैसा हम लोग खर्च करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जिस्ट, क्योंकि देखो ये इंटेंजिबल एसेट है डेवलपमेंट कॉस्ट ना, तो इसकी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत सारे प्रोसीजर आपको परफॉर्म करने हैं। वैल्यूएशन के लिए इन्होंने ज्यादा प्रोसीजर नहीं बोले, लेकिन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत सारे प्रोसीजर हैं। तो आपने बोर्ड मेट भी इंस्पेक्ट कर लिए, सब प्रोजेक्ट के गुड डिटेल भी किया, प्रोजेक्ट प्लान का इंस्पेक्शन भी किया, ठीक है, बजट्स का इंस्पेक्शन भी किया हम लोगों ने, ये सारे काम हमने करे। ठीक है भाई, चार प्रोसीजर तो आपके सिर्फ एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस को लेकर के हो गए, तीन चार प्रोसीजर तो, है ना। यस। यहाँ पे एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस को लेकर याद हो गए भाई प्रोसीजर, सिमरन वैदिक समझ में आए क्या क्या काम हम लोगों ने एग्जिस्टेंस की के लिए किया है। यहाँ पे बोर्ड मेट्स का इंस्पेक्शन हुआ, प्रोजेक्ट आपने डिस्कस किया मैनेजर के साथ में, प्रोजेक्ट प्लान आपने इंस्पेक्ट किया है, डॉक्यूमेंटेशन आपने इवेल्युएट करे, IAS 38 क्राइटेरिया मैट कर रहा है नहीं कर रहा, और आपने बजट्स इंस्पेक्ट किए फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखने की। लास्ट इन लोगों ने एक प्रोसीजर डिस्कस किया, दैट इज रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर इन दी ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इंश्योर कंप्लायंस विद IAS। इसके बाद उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में को इटसेल्फ आप रिव्यू कीजिए, ठीक है, ये देखने के लिए कि क्या IAS 38 की कंप्लायंस इंश्योर करी गई है नहीं कराई है। ये प्रोसीजर क्यों परफॉर्म करना है? प्रेजेंटेशन के लिए, कि हाँ भाई इन लोगों ने डेवलपमेंट कॉस्ट को लेकर के जो भी प्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर किया है या नहीं किया। आ गया बेटा समझ में, क्लियर आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। इसके अलावा अदर, अब डेवलपमेंट कॉस्ट के अलावा अगर अदर कोई इंटेंजिबल एसेट है तो परचेज डॉक्यूमेंटेशन का इंस्पेक्शन किया जाना जरूरी है। नेम फॉर द कंपनी नेम एंड द कॉस्ट ऑफ द परचेज इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि कोई ट्रेडमार्क परचेज किया गया हो, कोई कॉपीराइट परचेज किया गया हो, इसी तरीके के। तो अगर आप इस तरीके के इंटेंजिबल एसेट्स परचेज करने के लिए ऑडिट करते हैं तो परचेज डॉक्यूमेंटेशन इंस्पेक्ट किया जाना बहुत जरूरी है। इससे एग्जिस्टेंस, इससे कंपनी के अधिकारों का, उसकी वैल्यूएशन का, ऐसे एसोसिएशंस के एविडेंसेस आपको मिलेंगे। इसके अलावा वैल्यूएशन रिपोर्ट, अगर कई बार हमें इंटेंजिबल एसेट्स का, कैसे गुडविल आपकी बेटा जो है वो क्या होती है, वो इंटेंजिबल एसेट होता है, गलत तो नहीं बोल रहा? यस सर। अकाउंट्स आप ज्यादा जानते हो, देखो मैं नहीं जानता तो मैं इसलिए पूछ लेता हूँ, गुडविल के लिए गलत तो नहीं बोला, इंटेंजिबल एसेट ही होता है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो इसकी वैल्यूएशन क्या है आज की डेट में? तो कई बार हम इसकी वैल्यूएशन निकालने के लिए कहाँ चल जाते हैं भैया? हम चल जाते हैं एक्सपर्ट एक्सटर्नल के पास, वैल्यूअर। जनरली जनरली आप ही वो एक्सपर्ट हो, ACCAs हमारे होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे होते हैं,
तो आप इनके पास जाते हैं। तो ड्यूरिंग दी ऑडिट गुडविल दिख रही है भाई बुक्स में, तो क्या ये गुडविल का जो वैल्यूएशन है ये सही है? तो इसके लिए अगर कोई एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट का वैल्यूएशन रिपोर्ट है, तो उस रिपोर्ट को हमको क्या करना चाहिए? इंस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और ये देखिए कि क्या उसने जो रिपोर्ट में अमाउंट एग्री किया है वही अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड किया गया है या अदर कुछ चाहिए, कोई डिफरेंस अमाउंट है। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। आ गया सिमरन समझ में, वैदिक समझ में? ठीक है, वैल्यूएशन के लिए क्या था? ब्रेकडाउन मांग लो, सैंपल ऑफ कॉस्ट ऑडिट कर लो। एग्जिस्टेंस के लिए बोर्ड मिनट्स का इंस्पेक्शन हो गया, प्रोजेक्ट डिटेल्स का डिस्कशन हो गया मैनेजर के साथ में, बोर्ड प्रोजेक्ट प्लान का इंस्पेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन का इवेल्युएशन हो गया AS38 क्राइटेरिया की कंप्लाइंस के लिए, और इसके अलावा बजट का इंस्पेक्शन कर लिया फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के लिए। चार प्रोसीजर एग्जिस्टेंस के लिए कर लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू कर लिया कि भाई प्रॉपर प्रेजेंटेशन है या नहीं एज पर ISA 38। अदर इंटेंजिबल एसेट है तो परचेज डॉक्यूमेंटेशन देख लिया, एग्जिस्टेंस का भी आपको एविडेंस मिल जाएगा, राइट का भी मिल जाएगा, वैल्यूएशन का भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई स्पेशलिस्ट की वैल्यूएशन रिपोर्ट है उसका इंस्पेक्शन कर लिया, वैल्यूएशन के लिए एविडेंस मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़े, यहाँ पर क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। सो अमोर्टाइजेशन मींस डेप्रिसिएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, बस इतनी सी बात ही है। तो आप क्या करते हो, जो भी डेवलपमेंट कॉस्ट होती है ना, या फिर इसको मैं इंटेंजिबल एसेट भी लिख देता हूँ। तो आपका जो इंटेंजिबल एसेट है इसकी वैल्यू हर साल कम हो सकती है, होती है ना। यस सर। सर्टेन कुछ 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 चीजों को छोड़ के ना, देखो जरूरी नहीं है ट्रेडमार्क आपका जो है वो वैल्यू खोएगा, कॉपीराइट आपका जो है वो वैल्यू खोएगा, है ना। गुडविल, ये चीजें कुछ ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जो समय के साथ बढ़ जाते हैं, ये भी बात हो सकती है, तो जरूरी नहीं है वो, है ना भाई? हाँ या ना, ये सुनो। यस सर। कुछ एसेट्स आपके टाइम के साथ यहाँ पे ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो कभी ग्रो नहीं करेंगे, उनको आपको हर साल अमोर्टाइज करना पड़ेगा, जो आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे कि डेवलपमेंट कॉस्ट, इसको आपको हर साल कम करना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि भाई ये जो मैंने डेवलपमेंट कॉस्ट आज कर दी, आज इस साल पैसा मैंने इस ये मेरी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में जो खर्च कर दिया, अब ये टेक्नोलॉजी आने वाले 10 सालों तक मुझे फायदा पहुंचाने वाली है, 10 साल तक मैं इससे पैसा कमा सकता हूं। तो इसकी कॉस्ट को आपने अगले 10 साल की लाइफ को पे स्प्रेड कर दिया, ये अमोर्टाइजेशन है। क्लियर है भाई? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो आपको ये देखना है कि इस ये जो जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, जो कुछ भी मैंने डेवलपमेंट किया, ये मुझे फायदा कितनी दे। तो जो भी डेवलपमेंट आपने किया, इसका इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे कितने समय तक मिलने वाला है। अब इसके लिए प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे? अब अमोर्टाइजेशन का एक सर्टेन अमाउंट आपको दिख रहा है बैलेंस शीट में कि हाँ भाई ये अमोर्टाइजेशन हमने किया। अब आपको इसको ऑडिट करना है कि क्या ये अमाउंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमोर्टाइजेशन का आपके क्लाइंट ने लिख दिया है, किस हद तक सही है ये चीज। क्योंकि अब देखो यहां आपको ऑडिटर्स बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि जो अमोर्टाइजेशन का अमाउंट है, इस अमाउंट को डिटर्मिनेशन करने में सब्जेक्टिविटी लगी है ना। ये फैक्ट नहीं है कि हाँ भाई ये चीज ऐसी होगी, इट इज बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव एस्टिमेशन। होगा नहीं होगा, आपके और मेरे ख्यालों में फर्क हो सकता है, थॉट प्रोसेस में फर्क हो सकता है। मुझे लग रहा है ये फायदा 10 साल तक का देगा, आपको लग रहा है नहीं सर 15 साल का देगा, तो आपके और मेरे सोचने के तरीके में फर्क हो सकता है। तो जो अमोर्टाइजेशन का अमाउंट है कोई फैक्ट तो है नहीं, ये क्या चीज है? एग्जैक्ट फैक्ट नहीं है ना, ये क्या चीज है? ये सब्जेक्टिव एस्टिमेट है बेटा। यस और नो? हाँ या ना? सर। सिमरन समझ में आ रही है? वैदिक समझ में आ रही है बात मेरी? यस सर। आप अगर पीछे वाले चैप्टर पढ़ के आओगे तो आप लिंक करोगे बात को कि अच्छा सर क्योंकि यहां सब्जेक्टिव एस्टिमेशन आ गया है, तो मेरे को ऐसे चीजों में थोड़ा सा ऑडिटर्स ज्यादा होगा, यहां काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, यहां मुझे एविडेंसेस थोड़े ज्यादा देखने पड़ेंगे। जहां फैक्ट होता है आपको मशीनरी है या नहीं, आप देख करके आ गए यार चलो ये मशीनरी पड़ी हुई है, बात खत्म हो गई, एग्जिस्टेंस कंफर्म हो गया, है ना।
यस और नो? यस सर। आपने उसका इनवॉइस देख लिया, अच्छा चलो खरीदी तो बता दो, इनवॉइस दिखा दो, लेकिन यहां वो चीज नहीं है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, क्या एस्टिमेशन लिया होगा, क्या अजम्पशंस लिए होंगे। अजम्पशन, क्योंकि अमोर्टाइजेशन बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि भाई अजम्पशंस कितने रीजनेबल लिए गए हैं, है ना? रीजनेबलनेस है एक बड़ा शब्द, रीजनेबलनेस। क्या यस सर। क्लाइंट अनरीजनेबली इसको डिटरमाइन तो नहीं कर रहा? भाई ये चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अमोर्टाइजेशन का बेनिफिट ले लूं, कम से कम सालों में प्रॉफिट्स को कम करके दिखाऊं, क्या ये ऐसा तो नहीं चाहता? क्या ये चाहता है कि भाई जबरदस्ती उसको एक्सटेंड कर दूं? तो जो भी पॉलिसी बनाई है वो रीजनेबलनेस है या नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। इसलिए आपका प्रोसीजर क्या है, अब प्रोसीजर समझना क्या है, क्यों है ये प्रोसीजर, ये मैंने बताया। क्या है ये प्रोसीजर, ये हम लोग समझेंगे। समझ में आया यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ बेटा? यस और नो? यस Yes. सर। ठीक है, नाउ सी इंस्पेक्ट द बजट फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स टू ascertain the period over which economic benefits are expected to be generated and compare with the amortization policy to assess the reasonableness of the amortization period। तो क्या बोला कि बजट्स आपके क्लाइंट के अगले कुछ सालों के बजट्स या उनके फोरकास्ट का इंस्पेक्शन कीजिए, ठीक है, ये समझने के लिए कि ये जो अमोर्टाइजेशन क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, क्या वाकई वो अमोर्टाइजेशन उतने पीरियड तक का है जब तक का इकोनॉमिक बेनिफिट दे आर एक्सपेक्टिंग, ये समझने के लिए, है ना? तो कंपनी के बजट्स एंड फोरकास्ट का इंस्पेक्शन कीजिए समझने के लिए कि क्या इकोनॉमिक, किस पीरियड का इकोनॉमिक बेनिफिट द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस एक्सपेंडिचर। आ गया भाई समझ में यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ये इस प्रोसीजर का बेटा फर्स्ट पार्ट है। जिस फर्स्ट पार्ट में आपको बोला कि इंस्पेक्शन करना है बजट्स का एंड फोरकास्ट का अगले कुछ सालों के, फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, ये समझने के लिए कि भाई क्या इकोनॉमिक बेनिफिट आपका कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है इस खर्चे से, ठीक है, और कंपनी की अमोर्टाइजेशन पॉलिसी क्या है ये आपको समझनी पड़ेगी, है ना? हर कंपनी में इन सब चीजों को लेकर के पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है। छोटी कंपनी होगी, बहुत ही ज्यादा ऐसी कंपनी होगी ना जो कहते हैं लाला का बिजनेस है, ये तो समझते हो लाला का बिजनेस क्या होता है? Yes, sir. ठीक है, जलाला जी कहते हैं अरे कल संडे आना पड़ेगा, आप जा रहे हो, तो वहां वो उनकी मर्जी से, मालिक की मर्जी से काम होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसको छोड़ दो। बाकी सभी बिजनेसेस में हर काम के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। तो आप इंस्पेक्ट कीजिए बजट्स एंड फोरकास्ट ये समझने के लिए कि भाई क्या इकोनॉमिक बेनिफिट कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है। आप कंपनी की अमोर्टाइजेशन पॉलिसी देखिए और ये समझिए, ठीक है, कि जो अमोर्टाइजेशन कंपनी क्लेम कर रही है क्या वो एज पर पॉलिसी है या नहीं, क्या वो रीजनेबली उस पॉलिसी के हिसाब से डिटरमाइन किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। बट पहले आपको पीरियड की रीजनेबलनेस, है ना, कंपनी सोचे कि भाई 10 साल 15 साल जो भी है, तो क्या वो पीरियड कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से रीजनेबल पीरियड है या नहीं, ये, ठीक है। तो इससे ही आपको जो एविडेंस मिलेगा, क्योंकि अगर पीरियड रीजनेबल डिटरमाइन किया गया है तो वैल्यूएशन सही होगी, जो भी अमाउंट कंपनी क्लेम कर रही है अमोर्टाइजेशन। अगर पीरियड रीजनेबल नहीं है, एज पर पॉलिसी नहीं है, या जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब से नहीं है, तो फिर वैल्यूएशन ही गलत हुआ होगा आपके अमोर्टाइजेशन का। हो सकता है वो ज्यादा होना चाहिए था, हो सकता है वो कम होना चाहिए था। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ये चीज, तो ये आपको वैल्यूएशन के लिए ये प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, बट लेकिन समझिए कि सब्जेक्टिव मैटर है तो एक प्रोसीजर से काम नहीं होगा। क्या का इसके अलावा जो भी अमोर्टाइजेशन का चार्ज है उसका रिकैलकुलेशन करना है एक्यूरेसी के लिए और वैल्यूएशन के लिए। इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि कुछ इंटेलिजिबल एसेट्स होते हैं, जैसे लाइसेंस हो गया। अब लाइसेंस क्या होता है भाई, किस चीज के लिए मिलता है लाइसेंस आपको? ये इंटेंजिबल एसेट ही है, पहली बात तो ये है ना? अब कोई गोल्ड माइन की कंपनी है ना, गोल्ड माइनिंग करती है,
तो आप माइन खरीदते नहीं हो, आपको पता है माइनिंग के बारे में, सुना है आपने माइनिंग के बारे में? यस सर, लीज कर देते हैं। हाँ, जो कंपनीज माइनिंग करती हैं, आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इन सब चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो कंपनीज माइनिंग करती हैं उनको ऐसा नहीं है कि सरकार बोलेगी जमीन आपकी जो मन पड़े वो करो, सरकार उनको लीज देती है और उनसे रॉयल्टी मांगती है कि ठीक है खदान है, आपको लीज दे देते हैं इसकी, इसमें जो सोना निकलेगा वो निकाल लेना, बेच देना, और उसमें से हमको रॉयल्टी आपको देना पड़ेगा। ऐसे काम करती है सरकार, कंपनीज जो माइनिंग कंपनीज होती हैं। यस और नो? यस सर। यस सर। यस। ठीक है, तो अब सरकार ने दिया लाइसेंस, इसका पीरियड जो है कि भी मेरे को बेनिफिट कब तक देगा लाइसेंस, ये कोई अजम्पशन नहीं है, सरकार ने दिया होगा, लाइसेंस में ये चीज लिखी होगी 10 साल के लिए दे रहे हैं, 15 साल के लिए लीज दे रहे हैं आपको, यही होगा, हाँ या ना? यस सर। यस। ठीक है, तो यहाँ पे अजम्पशन की, ये सब्जेक्टिविटी की बात खत्म हुई। तो एज अ ऑडिटर अगर मैं लाइसेंस को की कॉस्ट में या फिर लाइसेंस का जो अमोर्टाइजेशन है उसको मैं अगर ऑडिट कर रहा हूं, तो मेरे को एस्टिमेशन देखने की जरूरत नहीं है कि यार कंपनी क्या एस्टिमेशन करती है, क्योंकि वहां पे एस्टिमेशन जैसा बात नहीं है ना? ये तो बेवकूफों ऐसी बात हो गई ना कि लाइसेंस का अमोर्टाइजेशन आप ऑडिट कर रहे हो और आप ये देख रहे हो कि अच्छा अमोर्टाइजेशन पॉलिसी देखते हैं कंपनी, क्या कर लेना देना पॉलिसी का, वो तो डिटरमाइंड है पहले से ही। यस और नो, हाँ या ना? यस सर। है ना? अरे भाई गोल्ड माइन की कंपनी है, लाइसेंस में सरकार ने लिख के दिया 10 साल तक निकाल लो, तो ये देखने के लिए पॉलिसी का क्या करूंगा मैं, क्या देखूंगा? अगर अमोर्टाइजेशन गलत है या सही नहीं है, इसके लिए देखेंगे क्या, लाइसेंस एग्रीमेंट देखेंगे सर, और ये देखेंगे कि क्या लाइसेंस एग्रीमेंट में जो पीरियड दिया गया है उस पीरियड के हिसाब से इन्होंने अमोर्टाइजेशन का अमाउंट कैलकुलेट किया है या नहीं किया। ठीक है, समझ में आ गया बेटा यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, सारे इंटेंजिबल एसेट्स में एक जैसा प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकता, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। ये हमारा हो गया नॉन करंट एसेट्स वाला, जो इंटेंजिबल एसेट्स की। नेक्स्ट आपका इन्वेंट्री आ गया, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपको ऑडिट करना होगा। कई बार ये सबसे रिस्कियर होता है, इसलिए इन्वेंट्री में सभी असर्शंस इन्होंने की ही बोले हैं। उसका एग्जिस्टेंस भी की है, उसका वैल्यूएशन भी की है, उसका कंप्लीटनेस भी की है, और उसका राइट भी की है, सारे असर्शंस की है। ठीक है, समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। जनरली एविडेंस आपको कहाँ से मिलता है सर? एजेड इन्वेंट्री लिस्टिंग देख लेंगे, क्या होता है एजेड इन्वेंट्री लिस्टिंग? वो कितने टाइम से इन्वेंट्री रखी हुई है। हाँ, तो इसकी कोई आपने आपने कोई रजिस्टर मेंटेन किया होगा, या कंप्यूटराइज्ड आईटी अगर आपके यहाँ पे यूज होता है तो उसमें ये होगा कि भाई कौन सी इन्वेंट्री कितने टाइम से पड़ी हुई है, एक मैंने आज खरीदी है, एक मैंने एक दिन पहले खरीदी थी, उससे एक दिन पहले खरीदी थी, तो कौन सी इन्वेंट्री, कितने अमाउंट की इन्वेंट्री, कितनी यूनिट्स, कितने टाइम से आपके गोडाउन में रखी हुई है, इस चीज की एक का जो भी डेटा सोर्स है आपको, उसको हम लोग एजेड इन्वेंट्री लिस्टिंग कहते हैं। आगे समझ में क्लियर है? यस सर। आपकी इन्वेंट्री इटसेल्फ एविडेंस है। इन्वेंट्री की काउंट शीट्स हो सकती हैं, उसको करने परचेज इनवॉइस हो सकते हैं, गुड रिसीव नोट्स हो सकता है, सेल्स के इनवॉइस हैं, गुड डिस्पैच नोट है। ठीक है, क्लाइंट ने अगर ओवरहेड एलोकेशन का कोई कैलकुलेशन किया है, अब्जॉर्प्शन अप्रोचमेंट, ये सब कॉस्टिंग का पार्ट आ गया ना, कॉस्टिंग निकालते हो। पढ़ा कॉस्टिंग? नहीं पढ़ा आप लोगों ने अभी तक? कॉस्टिंग यस नहीं सर। आएगा? यस सर पढ़ा है। पढ़ा है सिमरन? पढ़ा कॉस्टिंग? कहते पढ़ा कॉस्टिंग आप लोगों ने? यस सर। तो ये सब चीजें कॉस्टिंग की पार्ट है, तो क्लाइंट ये सब चीजें कॉस्ट निकालने के लिए कैलकुलेट, तो क्लाइंट की वो जो कॉस्टिंग के लिए कैलकुलेशन है, अब्जॉर्प्शन हो गया, अपोर्शनमेंट हो गया, ये सब चीजें। When auditing inventory, there are two main factors to consider: quantity of the inventory and valuation of the individual inventory items, usually accessed at the final audit. ISA 501, देखो, कोई भी क्लाइंट हो, ISA 501 कह रहा है कि कोई प्रोसीजर परफॉर्म करो मत करो, आपको ये दो प्रोसीजर परफॉर्म करने जरूरी हैं। स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम रिक्वायर द ऑडिटर।
अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। अगर जाके आपको फिजिकल इन्वेंट्री काउंट देखना ही पड़ेगा, आप जाइए क्लाइंट के गोडाउन में, जब फिजिकल का इन्वेंट्री काउंट हो रहा है वो जाके अटेंड कीजिए। इफ इन्वेंट्री इज मटेरियल टू दी फाइनेंशियल, अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट, इट इज इमटेरियल जब तक आपको बात नहीं कर रहे ना। अगर इमटेरियल या इन्वेंट्री है ही नहीं कुछ किसी की, अगर मान लो 1% अमाउंट की भी इन्वेंट्री उसकी नहीं है टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट के कंपैरिजन में, तो एक अलग बात हो सकती है। तो अगर इमटेरियल है वो चीज छोड़ दो, अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो छोड़ दो, अदरवाइज आपको फिजिकल इन्वेंट्री काउंट देखने जाना ही चाहिए। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है। परफॉर्म प्रोसीजर्स ऑन द फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड टू डिटरमाइन वेदर दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द काउंट रिजर्व। उसके अलावा जो भी फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स हैं एज ऑन 31 मार्च, उन रिकॉर्ड्स पे आपको प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या वो सही काउंट रिजल्ट दिखा रहे हैं या नहीं कर रहा। तो आप समझिए इस बात को कि इन्वेंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका नंबर हो गई है ना? नंबर समझते हो? किसी गाड़ी यस सर। बनाने वाली कंपनी के गोडाउन में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स खड़े हुए हैं, इट इज अ नंबर। आया समझ में? यस और नो? यस सर। उन गाड़ियों का टोटल, एक एक गाड़ी की प्राइस है 1-1 लाख रुपए, 50 गाड़ियां खड़ी हैं, तो उन गाड़ियों का टोटल उसकी वैल्यूएशन है, वो सही है नहीं सही है दूसरी चीज। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। तीसरी चीज, गोडाउन में वो जो सारी गाड़ियां खड़ी हैं वो सब क्लाइंट की खरीदी हुई गाड़ियां हैं, वो उसका इन्वेंट्री है। ठीक है, राइट आया। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपको जब आप इन्वेंट्री की ऑडिट करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो इन्वेंट्री काउंट में जाने का, जब इन्वेंट्री काउंट हो रहा होगा तब जरूरी होता है ना? क्योंकि देखो सबसे ज्यादा घपला वही हो सकता है, सबसे ज्यादा ऑडिट रिस्क भी वही है, फ्रॉड होने का, चोरी होने का, ये सब चीजें। तो वो जरूरी है कि आप वहां पर जाएं। अटेंडेंस, तो जब आप जाओगे, इन्होंने इस 501 में इतना डिटेल में बात किया है ना, तो जब आप जाएंगे बेटा इन्वेंट्री काउंट में, तो आप क्या करोगे वहां जाकर के? क्या करेंगे भाई वहां पे आके, ये बताओ क्या करोगे? चाय पियेंगे सर, समोसे खाएंगे, वापस आ जाएंगे, यही करोगे? और क्या है भाई, क्या नो सर, करोगे? इंस्पेक्ट करेंगे, सैंपल ऑफ आइटम्स चेक करेंगे। नहीं नहीं, ये सब आपको नहीं करना। इन्वेंट्री काउंट में गए हो ना, इन्वेंट्री काउंटिंग तो वो कर रहे हैं। यस कौन सर। करेगा इन्वेंट्री काउंट? कौन करेगा? आप करोगे, क्लाइंट करेगा? क्लाइंट। क्लाइंट करेगा। सिमरन वैदिक समझ में आ रही है बात? इन्वेंट्री काउंट आप खुद नहीं करते हो, ये काम क्लाइंट का है। क्लियर? समझ में आई? यस सर। ठीक है। यस सर। तो उसका काम है ना, वो आप क्यों करेंगे? आपका काम क्या है अब समझना इस बात को। आपका काम ये है कि जो लोग इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं, देखो मैं सब पढ़ के आया हूं यहां पर कि क्या होना चाहिए, है ना? मैं तुम्हारे गोडाउन में बाद में आया हूं, मैं पहले मैनेजमेंट के पास गया, मैं ऑडिटर हूं, और मैंने उससे पूछा कि भाई इन्वेंट्री काउंट आपके यहाँ पे कैसे होता है, तो उसने अब मुझे एक पूरी किताब उठा करके दे दी और रात भर मैंने उसे पढ़ा। तो उसमें लिखा था कि इन्वेंट्री काउंट करते हैं तो क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो मैं देख करके आया हूं, मैं पढ़ के आया हूं कि इन्वेंट्री काउंटिंग कैसे होनी चाहिए थी एज पर दी मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस। आ रहा है समझ में? हाँ या ना? यस सर। मैं मैनेजमेंट से मिलके आया हूं, मुझे उसने रात भर किताब दी, पढ़ी मैंने, उसके बाद में इन्वेंट्री काउंट देखना आया, तो मुझे पता है कि मैनेजमेंट ने क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो आपका काम ये है कि जो लोग इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं, आप उनको ऑब्जर्व करें और ये देखें कि क्या ये मैनेजमेंट के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब अगर नहीं कर रहे हैं तो? इन्वेंट्री काउंटिंग सर गलत हो सकती है, यही मतलब है, सिंपल सी बात है। हाँ या ना? यस सर। अगर काउंटिंग करने वाले लोग मैनेजमेंट के दिए गए निर्देशों को
उनके इंस्ट्रक्शंस की कंप्लाइंस करते हुए काउंटिंग नहीं कर रहे, तो मुझे ये रिस्क आइडेंटिफाई हुआ कि ये इन्वेंट्री काउंट गलत हो सकता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा है। तो आपको ऑब्जर्व क्या करना है, आपको ये देखना है कि भाई ये लोग इन्वेंट्री काउंट करते हुए मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, आगे समझ में? ये आप यस देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इस अब काउंटिंग तो उनको ही करनी है, आप सैंपलिंग पे आ जाओ, आप सैंपल ऑफ इन्वेंट्री इंस्पेक्ट कर लीजिए, ये आपका काम है ना। सारी इन्वेंट्री आप काउंट नहीं करोगे, तो सैंपलिंग करके तो उस सैंपल कुछ इंस्पेक्ट कर लिए, और हम लोग टेस्ट काउंट्स करके देख सकते हैं। टेस्ट काउंट सैंपल काउंटिंग होता है। ये काम आपको इन्वेंट्री काउंटिंग के टाइम पे करना है। स्पेसिफिकली एक चाबी बनाई है, मतलब क्या हो गया सर, ये की हो गया, ये मैं बोल रहा हूँ। इन्वेंट्री काउंट क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर नहीं करता है काम। आप मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां नहीं ले सकते अपने ऊपर। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो ये चीज? यस सर Yes, sir. आ जाओ। दो सिस्टम इन लोगों ने डिस्कशन कर लिए। एक डिस्कशन कर लिया कंटिन्यूस सिस्टम होता है इन्वेंट्री काउंट का, एक होता है परपेचुअल सिस्टम। कंटिन्यूस और परपेचुअल सिस्टम क्या है वो देख लेते हैं। नहीं सॉरी, कंटिन्यूस और परपेचुअल तो एक है, एक सिस्टम और होता है वो अभी आगे आ जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस इन्वेंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप लोग रियल टाइम ट्रैक रखते हैं इन्वेंट्री का। जैसे ही सेल होती है इन्वेंट्री सिस्टम को अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, टू रिफ्लेक्ट द रिडक्शन इन क्वांटिटी। जैसे ही परचेज होती है सिस्टम को अपडेट कर दिया जाता है इंक्रीज इन क्वांटिटी। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम मुझे अभी देखना है कि मेरे गोडाउन में क्या इन्वेंट्री रखी है कंटिन्यूस और परपेचुअल सिस्टम में, मुझे ये पता होगा। क्लियर है, समझ में आ गया, यस और नो? यस सर मुझे ही पता होगा। वैसे भी अब तो सब कंप्यूटराइज ही है सब जगह पे, तो इन्वेंट्री आपको देखनी है तो आप कंप्यूटराइज सिस्टम है, बेचा, रिड्यूस कर दिया, खरीदा, एड ऑन कर दिया, इस तरीके से। Over time, the inventory level stated in the perpend may gradually diverge from actual inventory levels. अब कई बार इस सिस्टम की एक कमी है कि कई बार जो सिस्टम आपका लाइव इन्वेंट्री दिखा रहा है, ये लाइव इन्वेंट्री एक्चुअल इन्वेंट्री से डिफर कर जाती है। एक्चुअल इन्वेंट्री से डिफर कर जाती है। उसका रीजन है, देखो वही रिकंसिलिएशन वाली बात है। आपके पास कोई आया, उसने चेक दे दिया कि भाई ये पेमेंट मैं आपका कर देता हूँ, आपने लिया अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपने बैंक जो भी कैश बुक है उसमें बढ़ा दिया अमाउंट, बट एक्चुअली में तो बैंक में पैसा नहीं बढ़ा है ना, वो तो चेक जब क्लियर होकर के आएगा तब बढ़ेगा, है यस ना? सर ये सुनो, तो दिस हैपन इवन इन द सिमिलर थिंग हैपन इन दिस सिस्टम ऑल्सो। क्योंकि क्या हुआ है कि जैसे ही परचेज हुआ आपने क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया, जैसे ही सेल हुआ क्वांटिटी को, सॉरी परचेज हुआ क्वांटिटी को अपडेट कर दिया, और क्या कहते हैं रिड्यूस हुआ, तो वैसे वो कम कर दिया। आ रही बात समझ में, आया ना? यस सर हम्म, एक सेकेंड ना, हाँ। तो ये ओवर टाइम इन्वेंट्री लेवल्स जो स्टेटेड होते हैं ना परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, ग्रेजुअली डाइवर्ज फ्रॉम एक्चुअल इन्वेंट्री लेवल ड्यू टू अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस और थेफ्ट। सो पीरियोडिकली, तो क्या होता है कि भाई इसके और भी रीजन इन लोगों ने दिए, उन्होंने बताया कई बार रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस अनरिकॉर्डेड रह जाते हैं। ठीक है, चोरी हो गई, तो इस सिस्टम में पीरियोडिकल फिजिकल चेक होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए पीरियोडिकल फिजिकल चेक, ताकि अगर एक्चुअली में जो सिस्टम दिखा रहा है और एक्चुअली में गोडाउन में वो इन्वेंट्री है या नहीं, ये हम चेक कर सकें। ठीक है, ये हम कंफर्म कर सके, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिकली सिस्टम में यहाँ पे फिजिकल काउंट कराने पड़ेंगे। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस सर ठीक है, तो अब कंप्यूटर में तो हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो सिस्टम दिखा रहा है वो चीज गोडाउन में है नहीं है, तो आपको टाइम टाइम पे फिजिकल काउंट्स वहां पे करवाने पड़ेंगे। कौन करेगा फिजिकल काउंट, फिर से पूछ रहा हूँ, आप करोगे, मैनेजमेंट करेगा, कौन करेगा? Management. मैनेजमेंट हाँ, बोल मत देना कि हम करेंगे सर, ये काम मैनेजमेंट ये वही करेंगे। सो वेयर द क्लाइंट यूज अ कंटिन्यूस इन्वेंटरी सिस्टम, लाइंस ऑफ इन्वेंटरी आर कंटिन्यूड पीरियोडिकली से मंथली थ्रू आउट द ईयर, सो दैट बाय द एंड ऑफ द ईयर ऑल लाइंस हैव बीन काउंटेड। ठीक है, तो ऐसा अगर होता है तो पीरियोडिकली मंथली आप बोल लो, जैसा भी जैसी भी आपकी जरूरत है, इसको किया जाता है ताकि
साल खत्म होने से पहले हम सभी इन्वेंट्री को काउंट कर लें। वेयर द क्लाइंट यूज दिस टाइप ऑफ सिस्टम द ऑडिटर। अब आ जाते हैं हम, अगर क्लाइंट इस तरीके का सिस्टम यूज कर रहा है तो मैं क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करूं ताकि मुझे ये पता चले कि उसका ये सिस्टम सही काम कर रहा है। भाई मेरे को तो ये अश्योरेंस चाहिए कि अगर क्लाइंट इस तरीके का सिस्टम यूज कर रहा है तो वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, है ना भाई? हाँ या ना, यस और नो? यस मेरा सर। कंसर्न क्या है? मेरा कंसर्न बस So, इतना सही है। आ रही है बात समझ में? हाँ या ना? यस सर। yes, यस sir. सर। तो अब आप क्या करेंगे? वेयर द क्लाइंट यूज दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम द ऑडिटर शुड, अब फिजिकल काउंट के टाइम पे ही आपको जाना है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप 31 मार्च को ही जाओ। ये काम आप 31 मार्च से पहले भी कर सकते हो, क्योंकि वहां तो हर महीने ही वो लोग काउंटिंग कर रहे हैं ना, है ना? जनवरी में भी करेंगे, फेब में भी करेंगे, मार्च में भी करेंगे, दिसंबर में भी करी होगी, नवंबर में भी करी होगी। तो ऑडिटर को प्लानिंग ऐसे करनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं कि 31 मार्च के बाद ही हम लोग हमारी ऑडिट चालू करेंगे। ऐसे केसेस में किसी एक महीने में जाकर के आपको उनका काउंट देखना चाहिए कि किस तरीके से वो लोग काउंट कर रहे हैं। आगे भाई समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस। ठीक है, पहली चीज तो वो ये हो गया कि भाई आप जब वो काउंट हो रहा है तब आप जाकर के देखें। दूसरा ये कहते हैं कि काउंट के बाद एडजस्टमेंट करने की कितनी जरूरत पड़ रही है, ये देखो सबसे बड़ी बात। ठीक है, सिस्टम लाइव चल रहा है और एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, काउंट हुआ, अरे परफेक्ट है यार, ये तो बढ़िया बात है। सिस्टम कह रहा था 100 है, काउंट हुआ 99 लिखला, 1 यूनिट का एडजस्टमेंट तक कर दिया। बहुत इनसिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट है ना, यस और नो? तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? अरे सर देखो ये तो कितना बढ़िया सिस्टम काम कर रहा है इन लोगों का, यही होगी बात यहाँ पे, यस और नो? है ना? यस सर। तो काउंट के बाद एडजस्टमेंट्स कितने किए जा रहे हैं? अगर एडजस्टमेंट बेटा सिग्निफिकेंट है हर एक काउंट के बाद में, तो ये इस चीज का इंडिकेशन है कि इनके परपेचुअल या कंटिन्यूस इन्वेंट्री सिस्टम पे रिलाय नहीं कर सकते, है ना? अगर एडजस्टमेंट सिग्निफिकेंट है, सिस्टम दिखा रहा था 100 यूनिट पड़ी हुई है, काउंट हुआ सर 50 यूनिट निकली, 50 यूनिट का एडजस्टमेंट है, ये तो बहुत सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट हो गया। आपका लाइफ सिस्टम कह रहा है हमारे पास 100 यूनिट पड़ी है, लेकिन जैसे फिजिकल काउंट हुआ पता लगा 50 यूनिट्स का जो है वो यहाँ पे डिफरेंस आ गया है, एक्चुअली में 50 यूनिट पड़ी है। तो इस सिस्टम पे क्या रिलाय करेगा ऑडिटर? ऑडिटर कहेगा नहीं भाई इस सिस्टम पे तो रिलाय नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्वेंट्री है माइट बी वो इन्वेंट्री इनकरेक्ट काउंट हो, है ना भाई, यस और नो? यस सर। तो as this would indicate the system figures for inventory cannot be relied upon at the year end and a full count will be required। तो जो 31 मार्च को लाइव सिस्टम ने रिजल्ट दिया, इस काउंट के ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता। एक फुल काउंट रिक्वायर्ड होगा, उसी के बाद हमको पता चलेगा एक्चुअल में क्या इन्वेंट्री यहां पर एग्जिस्ट करती है। आ गया समझ में यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, और अगर ये सिस्टम बढ़िया काम कर रहा है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि सर कुछ एडजस्टमेंट नहीं थे, 1-2 यूनिट्स का फर्क था कम ज्यादा, तो आप इस पे रिलाय करते हो, तो फिर अब काउंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिख रहा है उस पर मैं रिलाय कर सकता हूँ, अच्छा ठीक है अकाउंट। अब इसको छोड़ करके मैं दूसरे प्रोसीजर्स परफॉर्म करता हूँ, जैसे वैल्यूएशंस का और राइट्स के ऊपर के लिए एविडेंस लेने के लिए काम किया जा सकता है। आ गया भाई समझ में, क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? यस सर। ठीक है। अब अगर इस तरह का सिस्टम एग्जिस्ट भी करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं करेंगे, हमें बाकी प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्या होते हैं सर बाकी प्रोसीजर? जैसे जीआरएन और जीडीएन का इंस्पेक्शन करना, अभी मैं बता चुका हूँ जीआरएन जीडीएन क्या होते हैं, पिछले वाले चैप्टर में डिस्कशन कर लिया है, यस। तो याद ही नहीं, याद भूल गए जीआरएन क्या होता है? गुड रिसीव Good नोट और गुड receiving now. डिस्पैच नोट। हाँ, तो आप जीआरएन जीडीएन का इंस्पेक्शन कीजिए अराउंड द ईयर, पूरे साल में, मतलब सारे नहीं करने, सैंपल लीजिए, ठीक है? टू कंफर्म करेक्ट कट ऑफ गुड्स रिसीव बिफोर द ईयर एंड शुड बी ट्रेस्ड। अब इसमें प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये डेट समझ लो 31 मार्च, है ना? 31 मार्च से पहले के जीआरएन, ठीक है, इसमें से सैंपल उठाइए। क्यों उठाने सर सैंपल?
शुड बी ट्रेस थ्रू टू इंक्लूजन इन द इन्वेंट्रीज। तो अगर 31 मार्च से पहले के जीआरएन आपके जनरेट हो गए तो वो 31 मार्च के स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए था, इन्वेंट्री में इंक्लूड होना चाहिए था, मतलब, है ना? ये सुनो, यस। ट्रेस करो। क्या बोला? ट्रेस करो, सैंपल लो जीआरएन का, ट्रेस करो कि क्या ये गुड्स 31 मार्च की इन्वेंट्री में इंक्लूड किए गए हैं या नहीं किए गए। आया समझ में? यस और नो? यस सर। 31 मार्च से बाद का जीआरएन, ठीक है, ट्रेस करो। क्या होना चाहिए था? एक्सक्लूजन होना चाहिए 31 मार्च की इन्वेंट्री में, या इंक्लूजन होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ। 31 मार्च के बाद गुड्स रिसीव्ड हुए, 31 मार्च की इन्वेंट्री में एक्सक्लूड होंगे, इंक्लूड होंगे? अरे ऐसा क्या पूछ लिया मैंने तुम लोगों से? एक्सक्लूड होंगे। एक्सक्लूड होंगे। एक्सक्लूड होंगे ना, तो आप सैंपल लेंगे 31 मार्च के बाद के जीआरएन का और ये देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने 31 मार्च की इन्वेंट्री में जीआरएन को इंक्लूड कर दिया। ये इंस्पेक्ट आप करेंगे फॉर एक्सक्लूजन्स। चलो ठीक है, आ जाओ जीडीएन पे। जो जीडीएन 31 मार्च से पहले के हैं, ठीक है, इन्वेंट्री में क्या होना चाहिए? इंक्लूजन होना चाहिए, एक्सक्लूजन होना चाहिए? जो जीडीएन 31 मार्च से पहले के हैं, 31 मार्च की इन्वेंट्री में जीडीएन का, वो उन गुड्स का एक्सक्लूजन होना चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए? सोचो। जीडीएन मतलब गुड डिस्पैच नोट। जो गुड्स आपके 31 मार्च से पहले डिस्पैच हो गए वो आपकी ईयर एंड एंट्री इन्वेंट्री में इंक्लूड होंगे, एक्सक्लूड होंगे? क्या होंगे? एक्सक्लूड होंगे। एक्सक्लूड होंगे सर। जो जीडीएन आपके 31 मार्च के बाद के हैं वो जीडीएन इंक्लूड आपकी होंगे। इन्वेंट्री से क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। आगे समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ये प्रोसीजर परफॉर्म आपको करना है, ठीक है, ये देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई जो गुड्स पहले रिसीव्ड हुए या जीडीएन जिनको इंक्लूड होना चाहिए था, जिनको एक्सक्लूड होना चाहिए था, वो प्रॉपर किए गए हैं या नहीं किए गए। तो जीआरएन जीडीएन से करेंगे। इससे किस चीज का सर हमको मिलेगा? सर काउंटिंग, मतलब नंबर्स, मतलब एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का एविडेंस मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? यस और नो? यस। Yes, sir. नेक्स्ट, रिव्यू परचेज इनवॉइस एंड पोस्ट ईयर एंड सेल इनवॉइस टू असर्टेन इफ इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज अबव कॉस्ट। अब आ जाओ, बहुत हो गया एग्जिस्टेंस का, फिजिकल चले गए, देख लिया, सब चीजें हो गई। वैल्यूएशन वो भी तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गोडाउन में जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है क्या उसकी वैल्यूएशन, एप्रोप्रिएट वैल्यूएशन ली गई है नहीं गई है, ये भी तो देखना बहुत जरूरी है कि नहीं है? Yes, sir. जरूरी है। ये भी बहुत जरूरी है सर। तो वो कैसे होगा? तो आ जाओ वैल्यूएशन पे आ जाते हैं। अब ये इन्होंने क्या बोला कि ये कैसे पता चले कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्होंने लिए वो सही है नहीं लिए? तो एक काम करते हैं, इन्होंने बोला क्या करो, 31 मार्च के पास के इनवॉइस उठाओ परचेज करने के, ठीक है, इन्वेंट्री के 31 मार्च के पास के, मतलब 2-4 दिन पहले के, महीने भर पहले के, ये इनवॉइस उठाओ और देखो कि भाई कितने अमाउंट पे परचेज करी गई है, ठीक है। और 31 मार्च के पास के आगे के पोस्ट ईयर एंड सेल्स, मतलब 31 मार्च के बाद जो सेल करी गई है इसके इनवॉइस उठा लो और देखो कि भाई क्या सेल करी गई है, ठीक है। तो क्योंकि अगर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस अमाउंट पे करी गई है वो इसी से ही आपको डिटर्मिनेशन होगा, क्योंकि ऐसा होगा ना, आप कह रहे हो कि भाई मेरे पास साइकिल की कंपनी है, अभी मेरे पास 3,000 साइकिल पड़ी हुई है, ठीक है, एक साइकिल की कीमत मैंने यहां पे डिटरमाइन करी है 10,000 रुपए, ठीक है, और 5 अप्रैल को एक पर्सन आता है, उसको मैंने 50 साइकिलें बेची एट द रेट ऑफ 5,000 पर। क्यों किया होगा?
यहाँ तो 5 दिन बाद ही, मतलब यहाँ तो आप एवरेज साइकिल की रेट 10,000 पकड़ के वैल्यूएशन कर रहे हो, और 5 दिन बाद ही आपने किसी को 50 साइकिल 5,000 रुपए की रेट से बेच दी। तो इसका मतलब यहाँ वैल्यूएशन सही नहीं किया है। ये वो स्टॉक था जो पुराना स्टॉक था, जिसको हमको कम प्राइस पर बेचना था। तो इसका मतलब ये इन्वेंट्री का वैल्यूएशन 31 मार्च को सही नहीं है आपका। यस और नो, हाँ या ना? यस सर। इसीलिए तो इसी सिमिलरली परचेज इनवॉइस भी, आप अगर यहाँ पे परचेज इनवॉइस, साइकिल आपने खरीदी है 15,000 रुपए की, ठीक है, 100 साइकिलें आपने खरीदी 15,000 रुपए, और यहाँ आपने वैल्यूएशन 10,000 रुपए से कर दिया। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? 5 दिन के अंदर, से फॉर एग्जाम्पल इफ दिस वॉज द ट्रांजेक्शन ऑफ 25 मार्च, तो 5 या 6 दिन में ऐसा क्या हो गया कि 5,000 रुपए कॉस्ट कम पे आपने वैल्यूएशन कर दिया? इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो करेंगे, वो इंक्वायरी होगी, सब चीजें होंगी, आप पूछेंगे। लेकिन ये देखने के लिए कि भाई नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, आपको परचेज इनवॉइस नियर बाय 31 मार्च एंड नियर बाय सेल्स इनवॉइस आपको क्या करना पड़ेगा, उसको परचेज इनवॉइस को रिव्यू करना पड़ेगा बाय द वे ऑफ सैम्पलिंग। आया समझ में? हमको एविडेंस मिलेगा सर वैल्यूएशन का, कि वैल्यूएशन अप्रोप्रिएट है या नहीं। चलिए आगे समझ में, क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है। इसके अलावा सर अब क्या है कि गोडाउन में बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है। कुछ महीने भर पुराना है, कुछ 4 महीने पुराना है, कुछ 6 महीने पुराना है, ऐसा स्टॉक है। हर स्टॉक की वैल्यूएशन एक जैसी नहीं हो सकती है ना, सबकी अलग अलग होगी भाई। अगर मैंने 100 साइकिल्स अभी खरीदी, 50 उससे पहले खरीदी थी, 200 उससे पहले खरीदी थी, सबकी वैल्यूएशन अलग अलग होगी। बुक्स में तो क्या है, फाइनेंशियल स्टेट में तो इन सबका टोटल दिख रहा होगा, है ना? यस और नो? यस। तो लेकिन सारी की सारे स्टॉक की वैल्यूएशन एक जैसी नहीं हो सकती, जरूरी नहीं है ना। तो आपको ये देखना है कि क्या मेरे क्लाइंट के स्टॉक में ऐसा कोई एरिया है, ऐसा कोई यहां पर इन्वेंट्री है जो कि स्लो मूविंग थी। स्लो मूविंग का मतलब क्या होता है, जो चीज बिक नहीं रही हो, वही तो स्लो मूविंग होगी। अगर बिक्री होती तो फटाफट बिक जाती। स्लो मूविंग स्टॉक क्या हो गया, वो स्टॉक जो बिक नहीं रहा मार्केट में। तो जो स्लो मूविंग स्टॉक होगा, अब मान लो मैं ये 200 साइकिल्स का स्लो मूविंग स्टॉक कह देता हूँ, बना दी भाई, लोगों को पसंद नहीं आ रही, खरीद नहीं रहे। बाकी सारा स्टॉक फास्ट मूविंग है, ये बिक रहा है फटाफट। तो मैंने क्या किया, मैंने समझदारी ये दिखाई, मैंने कहा किसको ही पता चलेगा, ऑडिटर तो बेवकूफ है। तो फास्ट मूविंग स्लो मूविंग स्टॉक को एक जैसा वैल्यूएशन कर दिया, ठीक है, बुक्स में दिखा दिया, और आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू अच्छी खासी आ गई, है ना? यस और नो? यस। ठीक है। अब ऑडिटर निकला समझदार, ऑडिटर ने कहा कि ठीक है चलो देखते हैं। लेकिन ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि भाई ये स्टॉक स्लो मूविंग है या नहीं है? तो ऑडिटर कह रहा है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड देखो, विद द प्रायर टू आइडेंटिफाई स्लो मूविंग इन्वेंट्री वी नीड टू। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, ये कैसे देख सकते हैं कि आपने कोई इन्वेंट्री कितने टाइम में बेच दी है पूरी तरीके से। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये कंपेयर करेंगे प्रायर ईयर, पिछले साल में से, ये देखने के लिए कि कौन सी मूविंग स्लो इन्वेंट्री है जिसको आपको राइट ऑफ करना जरूरी था लोअर कॉस्ट पे, ठीक है, या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसकी वैल्यू तो आपको लोअर कॉस्ट पे करनी थी। तो आपने क्या किया, आपने इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड देखा पिछले साल से, और इस साल का कंपेयर किया। आया भाई समझ में क्या किया आपने यहाँ पे? यस और नो? यस। सिमरन समझ में आई बात, वैदिक, रिया, तीनों को? यस सर। हमने पिछले साल का इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कंपेयर किया इस साल से, और ये देखा कि भाई कौन सा स्टॉक जो है वो स्लो मूविंग स्टॉक है, ठीक है। देखो यस। ऑडिटर को बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, मैं एक सही बताता हूँ। ये इन्वेंट्री जो चीज होती है ना, बहुत खतरनाक चीज होती है। मैं, हमारा एक क्लाइंट है, वो 15 दिन जेल रह करके आया है सिर्फ इसी चक्कर में। मैंने उसका आर्ग्यू किया मैटर, और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो मेरा लाइफ का फर्स्ट मैटर था जब मेरा क्लाइंट कोई जेल चला गया था 15 दिन के लिए। तो मुझे बहुत बुरा लगा, उन्हें कर क्या सकता था। तो उसने अपनी बुक्स में 1.5 करोड़ रुपए का स्टॉक बताया। कोर्ट ने बोला ठीक है, आपको उसको 1.5 करोड़ रुपए किसी के पे करने थे। तो कोर्ट ने बोला ठीक है, आपकी बैलेंस शीट में 1.5 करोड़ रुपए, और वो बैलेंस शीट ऑडिटेड बैलेंस शीट थी, मतलब कोई सीए ने करी होगी उसकी ऑडिट, तभी वो बोल रहा है कि यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए का स्टॉक है। यस और नो? यस सर।
तो वो ऑडिट उसने करी और उस सीए ने फिजिकल इन्वेंट्री देखी ही नहीं जा करके। वो इन्वेंट्री सिर्फ बुक्स में एग्जिस्ट करती थी, एक्चुअली में कोई 1.5 करोड़ रुपए का स्टॉक था ही नहीं। तो जब कोर्ट ने बोला कि ठीक है आप एक काम करो, आपको इस दूसरे पर्सन के 1.5 करोड़ रुपए देने, तो आपके पास नहीं है देने के लिए, तो आप अपना स्टॉक जो है वो अटैच करा दो, हम इसको नीलाम कर देंगे, ऑक्शन कर देंगे, जो पैसा आएगा दूसरे को दे देंगे। तो उसने कहा, और वो बोले क्या, उसने कहा ठीक है जो भी होगा। तो अब जैसे ही कोर्ट का कोई पर्सन पहुंचा तो तुमने देखा है तो स्टॉक तो पड़ा ही नहीं है कुछ भी, मुश्किल से 10-20 लाख रुपए का स्टॉक है। कोर्ट ने 15 दिन के लिए जेल भेजा है उसको, कोर्ट के साथ फ्रॉड करने के लिए। तो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, समझ रहे हो आप बात यहाँ पे, कि फिजिकली आपको ये देखना पड़ेगा जाकर के कि भाई क्या स्टॉक पड़ा हुआ है साइड पे, है ना। यस Yes, सर। sir. तो वो ऊपर वो जो कह रहा है ना हमारा 510, वो कह रहा है कि कुछ करो मत करो, फिजिकली जाकर देखो कि स्टॉक पड़ा ही नहीं पड़ा। अब आज की डेट में सीए के तो अगेंस्ट में क्या हो सकता है, पर कोर्ट चाहे तो सीए के अगेंस्ट में भी कोई एक्शन ले सकती है कि भैया तूने क्या ऑडिट करी थी, ये 1.5 करोड़ रुपए का स्टॉक बता रहे हो अब बुक्स में और कुछ नहीं है यहाँ पर, है ना। यस और नो। यस। हम्म। Yes, sir. तो ये वो, चलो नेक्स्ट हम लोग लास्ट प्रोसीजर देख लेते हैं इसका, कि भाई इंस्पेक्ट दी परचेज इनवॉइस फॉर द नेम ऑफ द क्लाइंट ऑफ कंफर्म। इसके अलावा हमको परचेज इनवॉइस इंस्पेक्ट करने चाहिए देखने के लिए कि जो इन्वेंट्री हमारे गोडाउन में पड़ी हुई है क्लाइंट के, वो उसको ओन भी करता है या नहीं करता। ठीक है, तो इस राइट्स जो हैं वो उसके पास है या नहीं उस इन्वेंट्री के, इस चीज के असर्शन को कंफर्म करने के लिए आपको परचेज इनवॉइस इंस्पेक्ट करने चाहिए। क्लियर है भाई, समझ में आ गया, यस और नो। Yes. यस सर। ठीक है। अच्छा, ऑडिटर को क्या फायदा और क्या नुकसान है इससे। ऑडिटर का टाइम बचता है, ये परपेचुअल इन्वेंट, अगर क्लाइंट के पास परपेचुअल इन्वेंट्री का सिस्टम है तो ऑडिटर का टाइम कॉन्स्टेंट जो है फॉर द ऑडिटर वो रिड्यूस होता है। देखो क्या होता है, टाइम कॉन्स्टेंट एक चीज होती है, आप ऑडिट कब कर रहे हो। ओ शिट, मेरी आवाज आ रही है।